हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सोनम पटेल क्लासेस पर। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल गेन। अभी क्या होता है कैपिटल गेन, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, आपकी जो भी एसेट्स होती हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, जो भी एसेट्स हैं उनसे मिलने वाला जो गेन होता है, उनको बेच करके जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। कैपिटल एसेट्स दो टाइप की होती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हम उसे कहेंगे जिसे हमने हमारे पास 36 मंथ तक रखा हो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसे कहेंगे जिसे हमने 36 मंथ से ज़्यादा रखा हो और उसके बाद उसे बेच दिया हो। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल गेन किसे कहते हैं। जो भी हमारी असेट्स होती हैं, चाहे टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, उसको जब हम बेच देते हैं, उसकी सेल कर देते हैं, उससे मिलने वाला जो भी प्रॉफिट या गेन होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम 36 मंथ के अंदर अंदर ही असेट को बेच देते हैं, और लॉन्ग टर्म में हम 36 मंथ से ज़्यादा हम अपने पास रखते हैं असेट को, उसके बाद उसे बेच देते हैं। ये तो हुई असेट्स की बात। यदि सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स होते हैं तो उसके केस में शॉर्ट टर्म कब कहलाएगा, जब हम 12 मंथ से कम शेयर्स को या बॉन्ड्स को अपने पास रखते हैं और उसके बाद 12 मंथ के अंदर ही हम उसे सेल कर देते हैं, तब हम उसे शॉर्ट टर्म कहेंगे। और लॉन्ग टर्म गेन कब होगा, जब हम शेयर्स को, बॉन्ड्स को या सिक्योरिटीज को 12 मंथ से ज़्यादा अपने पास रखते हैं और उसके बाद उसे सेल करते हैं, तब हम उसे लॉन्ग टर्म कहेंगे। कभी कभी अनलिस्टेड शेयर, बॉन्ड्स भी होते हैं, तब क्या करेंगे, 24 मंथ्स तक यदि उसे हमने अपने पास रखा था और 24 मंथ्स के अंदर ही सेल आउट कर दिया, तब वो शॉर्ट टर्म गेन कहलाएगा। और यदि 24 मंथ से ज़्यादा हमने उससे रखा है, तब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द कैपिटल गेन हेड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रूव्ड। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी हम उसे कैपिटल गेन हेड के अंदर रखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इट शुड बी अ कैपिटल असेट। ये असेट होनी चाहिए, मीन्स इस पर मालिक का खुद का हक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर में इसका ट्रांसफर कर देना चाहिए, मतलब कि यदि असेट असेसी के पास ही है तब इसे हम कैपिटल गेन के अंदर नहीं रखेंगे जब तक कि उसकी सेलिंग ना हो जाए, उसे बेच ना दिया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास कार है, तो यदि उसने कार लास्ट ईयर बेच दी है, तब हम उसे कहेंगे कि ये कैपिटल गेन के अंदर आ सकता है। और यदि वो कार अभी भी उनके पास ही है, तब हम उसे कैपिटल गेन के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम उसे बेचेंगे ही नहीं तो कैपिटल गेन कहाँ से होगा। जब किसी कैपिटल को या किसी असेट को जब हम बेचेंगे तभी तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उसका ट्रांसफ़र होना चाहिए असेट का। उसके बाद, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफ़र। उसके बाद उस असेट को बेचने से कोई प्रॉफिट या गेन या लॉस जो भी है वो होना चाहिए, तभी हम उसे प्रॉफिट या कैपिटल गेन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो मान लीजिए आप कहते हैं कि अभी तो मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, मुझे तो लॉस हो गया, जबकि आपने असेट को बेचा भी नहीं है, तो इससे कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको इसके लिए एक्चुअल में असेट को सेल करना होगा, उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे कंसीडर किया जाएगा। तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। और एक और चीज़ है कि इस असेट पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिला होना चाहिए, तभी हम इसे इस हेड के अंदर कंसीडर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने फॉर्मेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट है। सेम ऐसा ही लॉन्ग टर्म का भी होता है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। सबसे पहले हमें लिखना है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, मीन्स जो भी हमने सेल आउट की है एसेट, उसका जो भी प्राइस जितने में वो सेल की गई है उसे हमें लिखना है। मान लीजिए मैंने 5 लाख का मकान खरीदा था, उसे मैंने 10 लाख में बेच दिया, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए आएंगे। तो जब भी हम कोई एसेट बेचते हैं उस पर लगने वाला जो भी खर्चा होता है, जैसे कमीशन, फ्राइट वगैरह जो भी है, वो भी एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर लेस करने होंगे। क्योंकि मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 10 लाख में बेची है, तो वो पूरे 10 लाख ही नहीं मुझे मिले हैं, उसमें से कुछ कमीशन भी मुझे देना पड़ा है, कुछ फ्राइट भी मुझे देना पड़ा है, तो वो माइनस करके नेट जो कंसिडरेशन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मीन्स हमने उस चीज़ को खरीदा कितने में था, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यदि आपने
उस असेट पर कोई इंप्रूवमेंट करवाया है, मान लीजिए वही जो मेरा मकान है मैंने 5 लाख में खरीदा था, 10 लाख में बेच दिया है, तो उसको मैंने बीच में एक बार रीन्यू करवाया था, उसमें बढ़िया से कलर वगैरह करवाया था, तो जो भी उसमें इंप्रूवमेंट करवाए थे उसकी जो कॉस्ट है वो भी आपको यहाँ पर माइनस करनी होगी, तब जाके हमारा कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद यदि क्वेश्चन में आपको एग्जम्पशंस भी देके रखे हैं तो वो भी माइनस होंगे, तब आपका नेट कैपिटल गेन आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जितने में हमने असेट को सेल किया है वो अमाउंट यहाँ पर आएगा। असेट को सेल करने में जो भी खर्चा आएगा उसे हमें माइनस करना है, तब हमारा नेट कंसिडरेशन आएगा। और उसके बाद हमने जितने में खरीदा था वो भी माइनस करना है, जितना हमने उस पर इम्प्रूवमेंट में पैसा लगाया वो भी माइनस करना है, तब हमें पता चलेगा कि नेट हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। और उस पर कोई एग्जम्पशन मिले हैं तो भी माइनस करना है, फिर फाइनली हमें नेट कैपिटल गेन मिल जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में निकालना होता है। बहुत ही छोटा सा कैपिटल गेन का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। ये भी सेम वैसा ही है, बस इसमें आपको एक टर्म अलग दिखेगी जो कि है इंडेक्स्ड। अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिख लेना है, जो हमने असेट सेल की है जितने में उसे बेचा है वो अमाउंट यहाँ पर आएगा। उसके लिए हमने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उसे बेचने के लिए, यदि किसी को कमीशन दिया है, कोई किराया दिया है, जो भी चीज़ है, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसे भी माइनस कर देने। लेकिन ये एक्सपेंसेस यदि सामने वाले व्यक्ति ने किए हैं, जिसने कि ये असेट को खरीदा है, उसकी तरफ से कोई खर्चा हुआ है, तब हमें माइनस नहीं करना है। यदि ये एक्सपेंसेस हमने किए हैं तब हमें इसे माइनस करना है। उसके बाद इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या है, तो देखिए एक आपको आपके बुक में टेबल दी होगी, CII टेबल, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसका मतलब होता है कि आपने जो चीज किसी ईयर में खरीदी थी वो यदि आप आज खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका कैसे हमें सॉल्व करना है ये मैं अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो सेम आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी निकालना है कि मीन्स जिस टाइम पे आपने इम्प्रूवमेंट करवाया था, जो आपको खर्चा आया था, यदि अब हम उसे इम्प्रूवमेंट करवाएंगे तब अभी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो भी आपको लेस करना है। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और यदि कोई एग्जम्पशंस दिए हुए हैं अंडर सेक्शन 54 तब आपको माइनस करना है, फिर हमारा नेट कैपिटल गेन आ जाएगा। सेम शॉर्ट टर्म जैसा ही ये है। अब देखते हैं हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप ये टेबल देखिए। ये जो टेबल है इसमें आपको 2001 से लेके 23 तक का सारा डेटा दिया हुआ है कि उस टाइम पे किसी चीज की वैल्यू यदि 100 थी तो आज उसी चीज की वैल्यू 331 है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, जब हम इंडेक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं तो हमें क्या करना है, जो एक्विजिशन कॉस्ट है जितने में हमने उसे खरीदा था वो लिखना है। उसके बाद उसे डिवाइड करना है CII ऑफ परचेसिंग ईयर। जिस साल हमने असेट को खरीदा था उस टाइम पर CII क्या था, मीन्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना था। तो मान लीजिए यदि हमने कोई चीज 2004-05 में खरीदी थी और 5 लाख रुपए की खरीदी थी, तो हम 5 लाख रुपए को ऊपर लिखेंगे और उसका CII जो है 4 से 5 मीन्स 113 से हम उसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे CII ऑफ परचेसिंग ईयर, तो जो चीज मैंने 2004 से 5 में खरीदी थी उसका CII कितना है 113। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 113, और मान लीजिए उसे मैंने बेचा कब है 2022 से 23 में, तो उसका CII देखेंगे 331, उससे आपको इनटू करना है। ये देखिए मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्विजिशन कॉस्ट ऊपर लिखना है क्योंकि हमने ये परचेस किया था, तो परचेस कॉस्ट को ही हमें परचेसिंग ईयर के CII से डिवाइड करना है। ये दोनों सेम चीज है। और इनटू करना है जिस साल हम बेच रहे हैं उसका CII कितना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और एक बार और इसे आप लिख कर देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि यदि असेट जो है 2001 और 2001-2 से पहले खरीदी गई है तब आपको क्या करना है, क्योंकि जो हमारा CII है वो सिर्फ कहाँ से स्टार्ट हुआ है 2001-2 से स्टार्ट हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपने उससे पहले कोई चीज खरीदी है तो आपको कैसे पता होगा कि उस टाइम पर CII कितना था। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दो चीजें देखनी है। आपके क्वेश्चन में ही दोनों चीजें मिल जाएंगी, या तो उसका परचेस प्राइस देख लीजिएगा कि हमने कितने में खरीदा था, या फिर ये भी आपको गिवन होगा मार्केट वैल्यू ऑन
से 2। ये दोनों ही चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगी वो आपको एक्विजिशन कॉस्ट में लिखनी है। ठीक है, ये कब करना है? जब हमने 2001 से पहले कोई कॉस्ट असेट खरीदी है। अगर उसके बाद में खरीदी है तो आपको डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट ही लेनी है। तो मान लीजिए मैंने 1995 में कोई असेट खरीदी थी जो कि थी 10 लाख रुपए की। ठीक है, परचेस प्राइस 10 लाख रुपए हो गई और ये मैंने खरीदा कब था? 1995 में। अब उसकी मार्केट वैल्यू जो है अभी 2001 से 2 में कितनी है? 15 लाख। तो 15 लाख और 10 लाख दोनों में से हायर क्या है? 15 लाख। तो हम यहाँ पर एक्विजिशन कॉस्ट में क्या लिखेंगे? 15 लाख। और CII कौन से ईयर का देखेंगे? 2001 का ही देखना पड़ेगा। भले हम कोई सी भी वैल्यू ले, परचेस प्राइस को ले या मार्केट वैल्यू को ले, हमें CII यहाँ पर 2001 और 2 का ही लेना है, यदि 2001 से पहले हमने उसे परचेस किया है तब। उसके बाद इनटू का ऐसे करना है, जो हमारा सेलिंग ईयर रहेगा, जिस साल हमने असेट को बेचा है उस टाइम पर जो CII रहेगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक्स परचेसेस अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर 76,000 सितंबर 15, 1991। अब इसने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी थी कब? 1991 में, मीन्स 2001 से पहले खरीदी थी। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 2001 से यदि पहले कोई भी असेट परचेस करते हैं तो उसमें हमें दो अमाउंट देखने हैं, दोनों में से जो हायर रहेगा उसे हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानना है। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्योर्ड बाय हिम फॉर मेकिंग एडिशन टू द हाउस प्रॉपर्टी। उसके अलावा और भी जो एक्सपेंसेस हुए वो इन्होंने बताकर रखे। तो सबसे पहले क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर इन 1995-96। इसे हम इम्प्रूवमेंट ही मानेंगे क्योंकि पहले खरीदा था इतने में, उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, मीन्स उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। तो ये 1,10,000 का हुआ। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द सेकेंड फ्लोर, ये 2003-04 में हुआ, जो कि 3,40,000 का था। उसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन 2012-13। 12-13 में भी इस पर और इम्प्रूवमेंट किया गया, जो कि है 2,90,000 का। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी अप्रैल 1, 2001 को? 10 लाख रुपीज। द हाउस प्रॉपर्टी इज सोल्ड बाय एक्स ऑन जून 15, 2022। इसे बेचा कब गया है? 15 जून को 22 में। कितने में? 35,50,000, 35,50,000 में। और एक्सपेंसेस कितने हुए ट्रांसफर करने में? 10,000 रुपये। मीन्स जब उसे बेचा तब जो भी खर्चा आया वो कितना था? 10,000 रुपीज़। तो जल्दी से हम इसे कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें सेल्स कंसिडरेशन लिखना है। हमने कितने में इसे बेचा है? 35,50,000 में, तो वो अमाउंट आपको लिख देना है। उसके बाद उसे बेचने में कितने का खर्चा आया था, जो भी हमने ट्रांसफ़र किया था, तो कमीशन वगैरह जो भी लगा था वो 10,000 रुपीज़ का लगा था। तो हमने 10,000 उसमें से लेस कर दिए, मीन्स हमें पूरा पैसा नहीं मिला, उसमें से हमें इतने रुपए खर्च हो गए थे। तो अब हमारे पास 35,40,000 बचे। उसके बाद हमें इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी माइनस करना है। तो ये हम कैसे माइनस करेंगे? यदि ये 1991 का नहीं होता, ये देखिए क्वेश्चन में 1991 को खरीदा था, यदि ये 1991 का नहीं होता, 2001 के बाद का होता, तब हम डायरेक्ट इसकी कॉस्ट यहाँ पर लिख देते। लेकिन ये 1991 का है, मतलब 2001 से पहले का है। तो अब हमें क्या करना है? टू वैल्यूज देखनी है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, और उनमें से जो हायर है उसे लिखना है। तो देखिए, एक्विजिशन की कॉस्ट निकालने के लिए पहले हम एक्चुअल देखेंगे कि एक्चुअल में हमने कितने में खरीदा था? 76,000 में। और उसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 2001 में कितनी है? 10 लाख रुपीज़। दोनों में से हायर क्या है? ये। तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की कॉस्ट जो है वो कितनी मानेंगे? 10 लाख रुपीज़। तो ये हमने 10 लाख रुपीज़ लिख दिया है। और ये 100 कहाँ से आया है? ये आपको उसी टेबल में देखना है। तो ये 100 हम कौन से ईयर के लिए देखेंगे? हमने ऊपर 2001 का कॉस्ट लिया है, तो ये 2001 से 2 के लिए ही हम इसे देखेंगे। ये देखिए, 2001 से 2 में CII कितना है? 100। तो हमने जब इसे खरीदा था उसका जो CII रहेगा वो 2001 वाला ही आएगा, तो हमने 100 लिख दिया। यहाँ पे हम कौन सा CII लिखते हैं? जिस साल हम इसे बेचते हैं।
1, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हमें इंडेक्स्ड इम्प्रूव कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट हुआ था वो कब हुआ था? पहला जो इम्प्रूवमेंट था वो 1995-96 में हुआ था। तो कोई सा भी इम्प्रूवमेंट जो कि 2000 से पहले का है उसे हमें इग्नोर करना है, ठीक है। और उसके बाद के जो भी रहेंगे उसे हमें लिखना है। तो सेकेंड कब हुआ था? 2003 से 4 में। तो देखिए पहले वाला को हमने इग्नोर कर दिया, 0 आया उसका अमाउंट। उसके बाद जो बी नंबर का है, सेकेंड नंबर का, उसकी वैल्यू कितनी थी इम्प्रूवमेंट की? 3,40,000। हमने 3,40,000 लिखा। और ये देखिए 3 से 4 में क्या वैल्यू है? 109। तो हमने 109 लिख दिया। इनटू किससे करना है? सेलिंग ईयर के CII से। तो सेलिंग कब किया है हमने इसका? 2022 से 23 में। तो हमने यहाँ पे 331 लिख दिया, जो कि ये क्वेश्चन में गिवन, सॉरी इंडेक्स टेबल में गिवन है। सेम तो ये देखिए 2,90,000 में हमने और इम्प्रूवमेंट करवाया था, और ये 2012 से 13 में करवाया है। तो उस टाइम की जो CII की वैल्यू रहेगी वो 200 रहेगी, और इनटू हमें करना है सेलिंग ईयर के CII से। तो आप इससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। इन तीनों वैल्यू को प्लस करके हमें इसमें से माइनस करना है। इन तीनों को प्लस कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो ये अमाउंट आएगा उसे हमें 35 लाख में से माइनस कर 35,40,000 में से माइनस करना है। तो ये माइनस में अमाउंट आ रहा है क्योंकि इनका टोटल करने पे प्लस ज़्यादा आ रहा है, और जब हम उसे 35,40,000 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस में 12,82,000 आएगा। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। यदि ये पॉजिटिव आता